हेलो। नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज की क्लास के बारे में। कल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नहीं बेटा, ये अंतिम चैप्टर नहीं है, अभी आपके 1 से 2 चैप्टर और बाकी हैं, ज़्यादा बाकी नहीं है। 1 से 2 चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, मेरी डायरी अगर यहीं कहीं हो कि आपके कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं। विलियन मिश्रण हो चुका था, मेटल नॉन मेटल हो चुका था। सेकंड लास्ट चैप्टर है आप एक। इस चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसके बाद में एक चैप्टर आपका और बाकी है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बेटा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है अकब, ठीक है भाई रजा भाई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आवाज आपने कल भी देखा होगा थोड़ी सी कम आई थी, है ना। आपकी क्लास में इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम सर पर है, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इसलिए। तो ये सेकंड लास्ट आपका चैप्टर है। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बचेगी, कार्बनिक रसायन। तो ये 2 चैप्टर आपके बाकी हैं। बाकी मैं आपको एक बार पूरा इन्फॉर्म करा देता हूँ। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन कराया, पदार्थ की अवस्था, है ना, स्टेट ऑफ चेंजेस पढ़ाए हमने, भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़े हमने, अणु परमाणु पढ़ा, एटॉमिक मॉडल पढ़े हमने, अभी विलियन और मिश्रण पढ़ा, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा, केमिकल इन ह्यूमन लाइफ पढ़ा, मानव जीवन में रसायन पढ़ा, मेटल नॉन मेटल पढ़ा, मेटलॉइड पढ़ा, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, गैसी लॉ हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, फॉर्मूले पढ़े, अलॉय पढ़े और पढ़े, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल इस टॉपिक होने के बाद में एक टॉपिक आपका और बच रहा है। इस टॉपिक की बात है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्त अगर आप इसके बाद में, है ना, आपका लगभग लगभग आप जानते हैं कि 16 तारीख से आपके पेपर हैं। अब नया मत पढ़ना, जितना टीचर पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़िएगा। अब कुछ नया ढूंढने मत जाइएगा, जो आपने 2-4 महीने से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिएगा। इस ड्यूरेशन में बच्चा क्या करता है कि हम जो करा रहे हैं वो आपको करना है, उसके बाद की बता रहा हूं, उसके बाद नया पढ़ने का ट्राई मत करिएगा। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा, रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश ज्यादा करिएगा। बच्चा इस ड्यूरेशन में रिवीजन नहीं करता है और नए पढ़ने की ओर आकर्षित होता है, और जब वो नए पढ़ने की ओर आकर्षित होता है, जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन भी नहीं होता। जब वो पेपर में जाता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। याद कहाँ से होगा, जब 1 महीना अंत का बचा था तो हम रिवीजन करने की बजाय उस दिन भी नया पढ़ रहे थे। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है, जो आपने पूछा मैंने उसका जवाब दिया। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो एक्चुअल में यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, एक सर थोड़ा सा चार्ट बता दीजिए ताकि हमें समझ में आए। जब हम पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की बात करते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम तत्वों का वर्गीकरण एक तरह से पढ़ने का प्रयास करें। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। एक चार्ट बता रहा हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के वर्गीकरण का ये जो चार्ट है, इसमें सबसे पहले जिस वैज्ञानिक को आप पढ़ने जाएंगे उसका नाम लेवाइसियर, मैं नाम लिख रहा हूं वैज्ञानिकों के, ठीक है। नंबर 2 पर आप पढ़ेंगे यहाँ डोबेरिनर, कुछ रीनल बोलते कुछ रीनर बोलते हैं। नंबर 3 न्यूलैंड, नंबर 4 मैंडलीफ, और नंबर 5 मोसले। इन 5 व्यक्तियों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण को, अब पीरियोडिक टेबल में एक तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि जी भैया, यहाँ पर आप आवर्त क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, पीरियोड, ठीक है। दूसरा आप ये पढ़ेंगे कि भैया ग्रुप कौन कौन, कितने ग्रुप होते हैं, 1 से 18 तक ग्रुप होते हैं।
और 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी और एफ, उनको पढ़ेंगे। फिर सबसे मेन चीज जो मोस्ट रिपीटेड रहेगी आपकी यहां से एग्जाम के अंदर, तत्वों का अध्ययन और उपयोग। किस एलिमेंट का, जैसे बल्ब में क्या होता है, गुब्बारे में क्या होता है, टूथपेस्ट में किसका उपयोग करते हैं, इन सब प्रकार की चीजों का हम उपयोग करेंगे। अब दोस्त, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक आपका और बच रहा है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस कहाँ से करें बेटा? मैंने लगभग 35 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब के ऊपर करवा रखे हैं, आप वहां से करिए। ठीक है, चलिए। लेवाइसियर डोबेरिनर, तो आइए शुरुआत करते हैं तत्वों के वर्गीकरण से। और सबसे पहले हम लेवाइसियर को पढ़ेंगे, किसको? फिर डोबेरिनर को, फिर न्यूलैंड को, फिर मेंडलीफ को, फिर मोसले को। मोसले ने क्या दी है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो फिर हम पीरियोडिक टेबल यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। जब हम यहाँ आएंगे उसके बाद हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम तत्वों का अध्ययन पढ़ेंगे। मतलब हम 2 दिन 3 दिन लगभग यही पढ़ने वाले हैं। आज मंगलवार है, ठीक है ना? आज शायद, हाँ मंगलवार ही है, मंगल ही है ना आज। तो आदमी बीमार क्या हो जाता है उसको यही समझ में नहीं आया। मेरी एक दिन की क्लास कल की, मैंने सिर्फ, है ना, कल क्लास क्या नहीं ली, सारा माहौल गड़बड़ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा लिखकर पढ़ाने इतना समय नहीं है आपको, हमें 20 तारीख तक सिलेबस पूरा करके देना है। ठीक है, 20 से 22 तारीख तक आपका सिलेबस, क्योंकि 23 तारीख से फिर आपकी वन शॉट शुरू होगी और इसमें आपकी रिवीजन क्लासेस चलने लगेगी। तो हम नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं कि आपको 25 दिन के आसपास का पूरा अच्छे से समय मिले कम से कम। और मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं 20 तारीख के आसपास सिलेबस आपका पूरा कर दूंगा। चलिए, बुधवार है तो बुध और गुरु 2 दिन मान के चलिए। शुक्र और शनि 2 दिन आप किसके मान के चलिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो बुध और गुरु 2 दिन हम इसके लेके चलते हैं, शुक्र शनि। और कभी हुआ तो हम रविवार को 1 आध घंटे की क्लास ले लेंगे और अपना काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। आइएगा, सबसे पहले लेवाइजियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, इन्होंने भाई साहब क्या करा? तत्वों को 2 भागों में बांट दिया। कितने में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि सारे मेटल एक तरफ और सारे नॉन मेटल एक तरफ। तो लेवाइसियर जो थे उन्होंने तत्वों को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। एक इन्होंने कहा कि धातुएं होंगी और एक अधातुएं होंगी। लेकिन इनके समय में तत्व कम थे, इसलिए चलो ये कह भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में इन तत्वों के कितने प्रकार हैं? ठीक है, इन करंट सिचुएशन में इन्हें हम कितने भागों में पढ़ते हैं भैया? तो वर्तमान में हम एक तो मेटल पढ़ते हैं, धातु। एक हम अधातु पढ़ते हैं, नॉन मेटल। और एक हम उपधातु पढ़ते हैं, मेटेलॉइड। तो भाई देखो यहां पर, इन्होंने जब क्या किया था, वर्गीकरण दिया था लेवाइसियर ने, सिर्फ 2 भागों में बांटा। एक तो धातुएं अलग, अधातु, क्योंकि उस समय तत्व ही 15-20 हुआ करते थे। ठीक है, ओके, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तब तत्व ही 15-20 हुआ करते थे। तो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्गीकरण लेवाइसियर। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे ये भी कितने भागों में बटा? ये भी आगे चल करके दोस्त याद रखिएगा 2 भागों में बट गए, है ना? कितने? मेटल और नॉन मेटल। और फिर वर्तमान समय में हम इसके कितने भाग पढ़ते हैं? 3। एक होता है आपका धातु, एक होता है आपका उपधातु, और एक होता है आपका अधातु। मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल। ये जो मेटेलॉइड होते हैं इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, ये लेवाइसियर का वर्गीकरण था। मुझे पता है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डोबेरिनर। ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहते हैं? जैसे आप गणित में औसत निकालते हो ना, 5, 10 और 15 का औसत क्या होगा, तो आप क्या करते हो? A+C/2। पहले और तीसरे को जोड़ते हो तो 15 + 5/2, यही करते हो ना? तो 15 5 5 20/2, और 20/2 मतलब कितना आ जाता है? 10। ठीक है सर, ये तो देखते ही पता चल रहा है, मैं तरीका बता रहा हूं आपको।
कि पहले और तीसरे को जोड़कर 2 से भाग दे देते थे तो बीच वाला नंबर आ जाता था। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। किसने? डॉबेरिनर ने। इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए और इन्होंने किस बेसिस पर जमाने का प्रयास किया? एटॉमिक मास। इनका कहना था कि जो पहला तत्व होता है, कौन सा तत्व? पहला तत्व। पहला तत्व एवं तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है। मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज ऑफ मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो पहले तत्व का और दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वही किस तत्व का द्रव्यमान होता है? तो दोस्त याद रखिएगा, आपके तीसरे तत्व के द्रव्यमान के रूप में सामने आता है। अब अगर आप यहां पर गौर से देखें तो जैसे कि यहां देखिएगा, इनमें त्रिक या ट्रायड नियम कहते हैं इन 3 तत्वों के लिए। पहला ट्रायड इनका कौन सा था? क्षार धातुओं का था। कौन सी धातुओं का था? क्षार धातु। सर ये क्षार धातु क्या होती है? पहले ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्षार धातु कहा जाता है। इनमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसे आप यहां पर एक देखिए, लिथियम का द्रव्यमान 6.9 के आसपास होता है। कितना होता है? 6.9। अब जैसे A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी होता है कि जी भैया। अब यहां देखना कि पहले का द्रव्यमान लगभग 7 मान लिया, इसका 39 मान लिया, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल कर आएगा ये भाई? 39 46 डिवाइडेड बाई 2, 46 डिवाइडेड बाई 2 2 से काटोगे तो लगभग 23 के आसपास आ रहा है, क्योंकि किसके आसपास आ रहा है? 23 के। A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये आ रहा है, किसके आसपास आया? 23 के। एवरेज निकाला हमने तो इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दिया, लेकिन इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? 22.95। तो हमने भी इसको 6.9 को 7 माना था। तो भैया ये जो आपका होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। अब आप इसकी ट्रिक याद रख लेना। मुझे पता है कि सर ये याद नहीं होता है, अभी एक कमेंट आ जाएगा, तो इसकी ट्रिक याद रख लेना। क्या याद रखोगे? ली ना के, ठीक है, क्या? ली ना के। वो कहते हैं ना मौसी के, बुआ के, ऐसे ली ना के। ली ना के, ली का मतलब लिथियम, है ना का मतलब Na मतलब सोडियम, के का मतलब पोटेशियम। ली ना के। तो पहला ट्रायड कौन सा था? क्षार धातुओं का था। पहला ट्रायड कौन सा था? क्षार धातुओं का था। जैसे हमने क्या कहा? लिनाके कहा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसी तरह से इन्होंने दूसरा ट्रायड दिया जो कैसा था? क्षारियम पृथ्वी धातु, अल्कलाइन, अर्थ मेटल का था। क्षारीय मृदा धातु है, अल्कलाइन मेटल ये सारे होते हैं, लेकिन इनमें से जिसका ग्रुप बनाया वो ग्रुप कौन सा था? तो याद रखना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कार, स्कूटर, पाप, है ना। इसकी ट्रिक होती है ना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये पूरी लाइन को याद करने की ट्रिक है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो कार, स्कूटर, बाप जो होते हैं, इन 3 तत्वों को लिया जाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन 3 तत्वों के समूह बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहां समझना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब ये जो बेरियम आपने देखा, अब देखो पहले तत्व का द्रव्यमान कितना था? कि सर 40। नीचे वाले का कितना था? कि सर 137। 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम कहते हैं A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये किसके बराबर होगा? B के। अब भैया तोड़ो, B के बराबर है तो 7, 7 1 बटा 2,
8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है 0.5 लगभग यही आ रहा है। अगर इस पॉइंट को ले लोगे तो ये आ जाएगा 87.6 इसका वास्तविक मान होता है, और लगभग कितना आ रहा है हमारा 88.7 आ रहा है। तो देखो एवरेज जो थोड़ा बहुत होता है ना वो पास आ जाता है। लिखने का टाइम दिया करो, ठीक है बेटा। इस क्लास के बाद 24 घंटे तुम्हारे लिखने के, ठीक। जय माता दी। है ना 88.5, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 88.5 आया लगभग हमारा, दोस्त याद रखिएगा, लेकिन होता है इसका 87.6 है। तो ये चीज जो हो गई दोस्त याद रखिएगा, इसको हम सरलतम रूप में यहां पर देख पाते हैं, है ना। तो ये दूसरा ट्रायड था। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, हेलोजन समूह आता है। हेलोजन समूह की ट्रिक याद रख लेना। फिर ये लाइन यहां पर उल्टी से उल्टी लिखी हुई है, इसकी वास्तविक लाइन मैं लिखता हूं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ग्रुप 17 के सदस्य हैं। यहाँ पर तत्व आगे पीछे लिखे हुए हैं ना, ये सीक्वेंस में ऊपर से नीचे। अब इसकी लाइन याद रखना। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये याद रख लेना। या फिर कल बाहर आई एस्टाटीन। अब देखो यहां पर इन्होंने जो ग्रुप लिया वो कौन सा लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। किसका लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का द्रव्यमान कितना होता है भैया, क्लोरीन का 35.5, इसका 126.9। तो भैया 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम देखें तो ये लगभग 127 ही है। 27 में 35 जोड़ लेते हैं, 7 5 कितना हो जाता है 12, 7 5 12 का 2, ठीक है 127 मान लेते हैं इसको। 7 5 12 का 2, बचा कितना, एक, 3 और 2 5 और एक कितना हो गया 6, 162 बटा 2, 8 दूना 16, एक एकम एक, है ना। और पॉइंट में इसको सोल्व करोगे तो लगभग 2 बार 81.5 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसका पॉइंट लोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी काटने पर। लेकिन वास्तविक द्रव्यमान इसका क्या होता है, 79.9 होता है। तो देखो हमें 81.5 के आसपास लाए, हमने उसको एक बड़े अमाउंट के तौर पर मान लिया। जरूरी नहीं है कि आप इसका एक्यूरेट मान के सर ये याद रखना है, नहीं रखना है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि बताइए हेलोजन ग्रुप का ट्रायड कौन सा था, तो कल बाहर आई। क्या आई, हेलोजन ग्रुप में क्या ट्रिक याद रखोगे, कल बाहर आई, ठीक है, कल बाहर आई, ये ट्रिक याद रख लेना, कल बाहर आई। तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी, इसी में से लिखना है कल बाहर आई, है ना। तो कल बाहर आई किसकी ट्रिक हो गई दोस्त, याद रखिएगा, है ना। तो प्रश्न क्या पूछते हैं, निम्न में से कौन सा हेलोजन ग्रुप का ट्रायड नहीं है। तो इन इन तीन तत्वों, ये तीन तत्व आपको दिख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन में होंगे, तो ये तीन तो ट्रायड हो गए। चौथा तत्व मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया आपको, या फिर एस्टाटीन दे दिया। अब ये है तो हेलोजन के सदस्य, लेकिन इस ट्रायड के सदस्य नहीं थे। तो ये पूछते हैं कि हेलोजन ग्रुप में कौन से ट्रायड को लिया गया, तो भैया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इस चीज को ध्यान रख लेना। चलो अगला आता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन खुद ही नहीं होता, तो ये चीज ध्यान रखना। इस ट्रायड के अंदर ऑक्सीजन नहीं था। इस ट्रायड के अंदर कौन नहीं था, ऑक्सीजन। कौन थे फिर, सस्ते, सस्ते, सस्ते लोग थे, है ना। बड़ा भारी लोग नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, सस्ते लोग थे सारे के सारे। 32 को आप 127 में जोड़ोगे मतलब 130 और 160, 160 मतलब लगभग 80, 7983 आया, 79.83 इसको काटने पर। लेकिन इसका वास्तविक जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 78.9। तो देखो लगभग 80 आया और होता 78.9 है, तो हमने मान लिया दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। ओके तो एवरेज निकला यहां पर क्या, परमाणु क्रमांक की खोज तो हुई नहीं थी। तो सल्फर, सेलिनियम और टेल्यूरियम, ये ट्रायड किसका था दोस्त, याद रखना। ये ट्रायड जो था ये ऑक्सीजन फैमिली। वो कहते हैं ना कि
हर एक चीज, ये इन्होंने शुरुआत की थी। अब इनकी शुरुआत गलत भी हुई। इन्होंने नाइट्रोजन परिवार की, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, ये फैमिली इनके लिए क्या रही? असफल रही। फेलियर का मतलब असफल परिवार। तो ये असफल परिवार रहा। क्यों रहा असफल परिवार? क्योंकि ये कहते थे पहले का द्रव्यमान और तीसरे के द्रव्यमान का औसत दूसरे का द्रव्यमान होता है। तो जैसे ही नाना पाटेकर आते हैं, ठीक है, नाना पाटेकर, जिस फैमिली के नाम में ही ना हो, ठीक है, जैसे ना से मतलब नाइट्रोजन परिवार, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ये ट्रिक याद रख लेना। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। देखो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, ठीक है, आर्सेनिक का द्रव्यमान 74.9 लगभग 75 होता है, डिवाइडेड बाई 2। 5 और 4 9, 7 और 1 8, 89 डिवाइडेड बाई 2। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 44.5 इसका एवरेज आया। लेकिन इसका वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 30 होता है। अब देखो आया कितना कि सर आया 44.5। कितना आया? 44.5, है ना, लगभग 45। लेकिन ओरिजिनल में इसका द्रव्यमान कितना होता है? 30। भाई एक का अंतर वो चल जाता है, दो का अंतर वो चल जाता है, तीन का अंतर वो चल जाता है। लेकिन दोस्त याद रखिएगा 14.5 का अंतर थोड़ी चलेगा। चलेगा क्या? मुझे एक बात बताओ, 14.5 का डिफरेंस चलेगा क्या? चलिए, ट्रायड का मतलब होता है, जैसे तुम तीन दोस्त होते हो गांव में, तो क्या बोलते हैं? ये तीन की तिकड़ी है। तो अंग्रेजी में उसको ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायड। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकनियम। क्या बोलते हैं? त्रिकनियम। तो नाइट्रोजन परिवार इसके लिए फेलियर रहा। इसके बाद जैसे ये फेल हो गया, तो इसके बाद में कभी इसका नियम काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया चलो एक का अंतर, दो का अंतर तक तो हमने मान लिया, लेकिन जब अंतर बढ़ने लगा, 14.5 का अंतर थोड़ी चलता है। वो कहते हैं ना, अंतर 1 2 का चलता है, इतना बड़ा अंतर नहीं चलता दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, है ना। अब देखो यहां पे क्या चीज कही थी। डोबेरिनर एक साइंटिस्ट आए, पहली बार सबसे पहले लेवाइसियर आए, फिर कौन आए? डोबेरिनर आए। ये जो डोबेरिनर थे, इन्होंने क्या सोचा? इस समय परमाणु द्रव्यमान था। इनका कहना था कि जो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है, अगर इनका कुछ ना कुछ परमाणु द्रव्यमान होता है, भाई इसका भी परमाणु द्रव्यमान होगा, पहले का भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला कोई तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है कि सर 10, ठीक है। दूसरा भी कोई तत्व है, तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए कि आपका 40 है या 20 मान लीजिए, चलो, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 20 है। तो इनका कहना था कि जब हम पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत निकालते हैं, तो वो दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। ये किसने कहा? ये कहा पहले तत्व का द्रव्यमान। पहले तत्व का द्रव्यमान कितना कि सर 10, तीसरे तत्व का द्रव्यमान कितना कि सर 20। अब इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए बटे में 2 से भाग देंगे, क्योंकि दो तत्व लिए हमने, 10 और 20, कितना हो गया? 30। 30/2 कितना आया? 15। तो ये 15 जो नंबर आया ना, ये दूसरे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। तो ऐसे कर करके इन्होंने तत्वों के समूह बनाए कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है। ये नियम दिया, और इसीलिए हम लिखते हैं A+C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू B। ये गणित में भी आप पढ़ते हो कि है ना, 10, 15 और 20 का औसत क्या होगा, तो आप 15 निकालते हो। निकालते हो कि नहीं निकालते हो? क्या सर निकालते हैं, ठीक है, निकालते हो कि नहीं? तो ये चीज यहां पर भी आपकी लागू होती है दोस्त, याद रखना, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसी तरह से इन्होंने यहां क्या दिए थे? ट्रायड दिए थे। क्या दिए थे? ट्रायड। देखो पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले जिन 3 तत्वों को लिया वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे, लीना के, है ना। लिथियम का द्रव्यमान लगभग 7 और इसका 39, इन दोनों का एवरेज निकाला तो 22.95 आया, जो लगभग भैया सीधी सी बात है कि 23 के आसपास था। तो ये ट्रायड इनका पहला अल्कलाइन मेटल का, क्षार धातु का, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के। तो पहला ट्रायड सही हो गया इनका, लीना के, ठीक है। कौन सा हो गया? लीना के। दूसरे नंबर पर ये जो ट्रायड देते हैं वो देते हैं कौन सा? कार स्कूटर। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम का ट्रायड देते हैं। ये भी इनका ट्रायड सफल रहा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तीसरे नंबर पर जो ट्रायड देते हैं वो हेलोजन ग्रुप का देते हैं, कल बाहर आई,
है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कल बाहर आई। ये ट्रायड भी इनका लगभग सफल हो जाता है। 3 तत्वों का समूह बनाया, पहले का द्रव्यमान तीसरे के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है ना। ऑक्सीजन फैमिली, इसमें ऑक्सीजन नहीं था लेकिन सस्ते थे, सल्फर, सेल्यूरियम और टेल्यूरियम। ये ट्रायड भी इनका 3 तत्वों का समूह का जो ट्रायड दिया, त्रिक नियम दिया, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब बात यह आती है कि यहां पर नाइट्रोजन फैमिली का जो ट्रायड था, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या का जो ट्रायड था, ये असफल हो गया, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि पहले तत्व का द्रव्यमान 14 और आखिरी वाले का 75 के आसपास, इन दोनों का एवरेज आता है 44.5 के आसपास, 44.5। लेकिन जब हम इनको वास्तविक इसका द्रव्यमान देखें हम फास्फोरस का, तो वो तो 30 होता है, लेकिन इसका एवरेज आया कितना? एवरेज आया 44.5, 44.5। अब इस कारण से 14.5 का जो अंतर यहां पर मिला, इन दोनों में कितने का अंतर है? कैसे 14.5 का? 30 और 44 में 14 का अंतर होता है क्या? सर होता है। ठीक है, इस कारण से ये नियम फेल हो गया, इसके बाद ये कभी लागू ही नहीं हुआ। तो यहां पूछते हैं कि डोबेरिनर का कौन सा परिवार फेल्यूअर लिमिटेशन रहा, या कौन सा परिवार का ट्रायड असफल रहा? फिर आते हैं कौन? न्यूलैंड के बाद में, भाई इसके डॉबेरिनर के बाद में आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड जो थे, इन्होंने अष्टक नियम दिया। कैसा अष्टक नियम? मतलब कि पहले तत्व के गुण 8वें के समान होंगे, ये इन्होंने एक नियम दिया था, है ना। 1864 में एक अंग्रेज रसायन जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया। इनके समय पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो थोरियम था, और कुल तत्व की जो संख्या थी इनके समय में वो कितने थे? कुल तत्व थे 56 तत्व। तो इनके समय में टोटल एलिमेंट्स की जो संख्या थी, कुल तत्व की जो संख्या थी, वो 56 थे। पहला तत्व इनके समय में जो था वो हाइड्रोजन था। कौन सा था? हाइड्रोजन। और लास्ट जो तत्व था वो कौन सा था? थोरियम था। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये इसी आदमी का है, लेकिन इस आदमी की एक मानसिकता थी। इस आदमी का यह मानना था कि इन फ्यूचर, भविष्य में तत्व नहीं खोजे जाएंगे। अब देखो ये अष्टक नियम क्या होता है, ऑक्टेव लॉ क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम। जैसे उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए, इन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया। ठीक है, क्या दिया? अष्टक नियम। देखो जैसे संगीत के साथ सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे पहले नंबर पर क्या आया? सा, दूसरे पर रे, तीसरे पे गा, चौथे पे मा, पांचवे पे याद रखिएगा पा, छठे पे दा, सातवें पे नी और आठवें पे सा। पहले नंबर पर क्या था? सा था। आठवें नंबर पर क्या है? सा है। तो जिस तरह से संगीत के साथ सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये संगीत के जो 7 सुर होते हैं, इन 7 सुरों की बात की जाए तो पहले के गुण किसके समान थे? कि सर 8वें के समान थे। तो पहले के गुणों का 8वें के समान होना, ये इस बात को इंगित करता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए देखो यहाँ पहला नंबर था, फिर दूसरा, तीसरा, ये नंबरिंग इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? कि सर हो रही है। तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? एटॉमिक मास के आधार पर। तो जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तब पहले के गुण 8वें के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? पहले के गुण 8वें के समान हो जाते हैं। लेकिन भैया इनकी असफलता के कारण ये असफल क्यों हो गए? या फेल्यूअर क्यों रहा ये? फेल्यूअर होने के सबसे पहला कारण कि भाई इन्होंने कहा भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी।
एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। कि भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। इनके समय टोटल एलिमेंट ही कितने थे भैया? 56 थे, और आज 118 है। अगर इस व्यक्ति की बात सही होती तो आज 56 ही एलिमेंट होते। तो भविष्य में तत्व नहीं खोजे जाएंगे, एक असफलता का कारण यह था। दूसरा, ये सिर्फ Ca मतलब कैल्शियम तक लागू हुआ। ये नियम इन्होंने जो दिया वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद ये नियम लागू ही नहीं हुआ, फेल हो गया। वर्क, है ना, याद रखिएगा। वर्क एट ऑन कैल्शियम, तो कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है, उसके बाद नहीं। या फिर इसको ऐसे लिख लिए, इट्स नॉट वर्क आफ्टर कैल्शियम। तो ये कैल्शियम के बाद कभी भी लागू नहीं हुआ। तो ये इस तरह की जो चीजें देखने को मिली ना, ये इनकी असफलता का एक कारण रहा। अगला, नोबल या उत्कृष्ट। गैस की खोज होना। जब नोबल गैस की खोज हुई, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस की खोज हुई, ठीक है, तो होता क्या है ना, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तो फिर पहले के गुण किसके समान होंगे? नौवे के समान होंगे। तो ये अष्टक नियम न रह करके नष्टक नियम हो गया, क्योंकि भैया नष्टक का मतलब पहले के गुण नौवे के समान। तो ये तीन प्रमुख कारण थे इनके नियम के फेल होने के। पहला कारण, इनके नियम के फेल होने का पहला प्रमुख कारण क्या था? कि भाई साहब कहते थे कि इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। दूसरा क्या कारण था? भैया ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, भारी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुझे एक बात बताओ कि, है ना, रोज एक ही चीज पूछते हो। पुष्पा, अगर मैं पूछूं कि पुष्पा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? पुष्पा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पुष्पा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? ठीक है, बताओ। है ना, यही प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, अगर अगर मैं पढ़ा रहा हूं कि पुष्पा के पिताजी का नाम डेश है, पुष्पा की मम्मी का नाम डेश है, ये पुष्पा है, तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? पुष्पा के पिताजी कौन है, पुष्पा की मम्मी कौन है? अब आप इतना नहीं समझ सकते कि रोज एक ही चीज, इससे प्रश्न कैसे? भाई यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि इनके असफल होने के कारण, किसके असफल होने के कारण? अष्टक नियम के। अष्टक नियम किस पर? ये अष्टक नियम मैंने बताया परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। अष्टक नियम किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। पहले के गुण किसके समान होते थे? ये प्रश्न पूछ लिया, आठवें के समान। इसके फेल होने के कारण का क्या थे? कि भाई भविष्य में तत्व नहीं खोजे जाएंगे। इनके फेल होने के और कारण क्या थे? नोबल गैस। ये होते हैं भाई। रोज एक ही चीज, मतलब कैसे प्रश्न, कैसे प्रश्न, कोई नए थोड़ी हो जाएंगे। चलिए, गजब का समझ में आ रहा है गुरुजी। अच्छी बात है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक नियम होता है ना। सबसे पहला नियम किसी ऐसे नए सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि दो चीजें अपने मस्तिष्क से खत्म करना। कभी भी जीवन में कोई नया सब्जेक्ट पढ़ो तो दोस्त याद रखना, कभी आपने वो नाइन्थ में, टेंथ में, 11 ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा हो, और आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपने माइंड में ये लेके जाते हैं ये तो मैंने 11 ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था, कसम खुदा की अपने आप से ये झूठ बोल रहे हो आप। आपने 11 ट्वेल्थ में जो पढ़ा था वो आपको अभी तक वैसे भी याद नहीं है इतना, ठीक है, आप उसको भी दोबारा पढ़ ही रहे हो। बस ये है कि आप उसके साथ में, उस शब्दों के साथ फेमिलियर हो चुके हो, नहीं तो आपने वहां सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ा है। तो ये झूठ अपने आप से मत बोला करो। दूसरी चीज, ये बार बार बोलना कि मुझे, है ना, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं था इसलिए मैं नहीं कर सकता, आपने माइंड में ही फिट कर लिया। बायोलॉजी वाला मैथ से डरता है, मैथ्स वाला बायोलॉजी से डरता है ना, आर्ट्स वाला भैया तीनों साइंस से डरता है। तो ये जो कंडीशन है ना,
है ना। ये साइंस वाले भाई साहब उधर हिस्ट्री से डरते हैं, ज्योग्राफी से डरते हैं, भूगोल से, संविधान से डरते हैं। हर एक का एक सब्जेक्ट में डर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति अपने आप में परिपक्व है, हर एक की कोई ना कोई कमजोरी जरूर है ना। याद रखना, हर एक की कोई ना कोई एक कमजोरी होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति परिपक्व हो जाता, हर एक की एक कमजोरी है। और आप ये सोचे कि वो कमजोरी हमारी नहीं है या किसी और की नहीं है, सिर्फ मेरी कमजोरी है। तो अगर आप उस कमजोरी पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बताना छोड़ दो कि ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। सर किसको बताना छोड़ दें? आप यहाँ है ना, बहुत से बच्चों को देखा है, सर हमारा 11th 12th में नहीं था इसलिए हमको ये नहीं आता है। भैया तुमने कभी कोशिश करी कि मुझे नहीं आता है तो मैं इसको सीखने का प्रयास करता हूँ? चलो आज सर ने कम से कम 10 लाइनें सिखाई हैं तो मैं 2 लाइनें याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी इस चीज पर फोकस किया आपने? आप सीधी एक लाइन लिखते हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज लिख रहे हो, आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं, आप सीधी एक लाइन लिखते हैं और बोलते हैं सर ये हमको याद नहीं होता, हमारा 11th 12th में नहीं। क्योंकि आपने अपने मन मस्तिष्क में एक घर बना लिया। जब तक उस घर को तबाह नहीं करोगे ना, जीवन में कोई ताकत नहीं है जो आपको सिखा दे। वो घर बना लिया कि भैया ये सब्जेक्ट मेरा नहीं था, मुझसे नहीं होगा। आप उस सब्जेक्ट को खोलकर भी बैठते हो ना तो आपका माइंड पहले ही बता देता है भाई तेरा 11th 12th में नहीं था, मत पर, थे को याद नहीं होने वाला है। तो भाई साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार तुम अपने मन पे विजय करके तो देखो यार, अपने मन से उस डर को निकाल के तो देखो यार। आपने उस चीज का घर बना लिया और जब तक वो आपके माइंड में सेट है, आपका चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, है ना, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इससे नैया पार नहीं हो सकती। फोकस कर लेना इस पर। तो इनके असफल होने के ये कारण रहे। इनकी गलतियों से सीखा एक आदमी आदमी ने जिसका नाम था मेंडली। ये 1869 में पीरियोडिक टेबल देते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल सन, है ना, याद रखिएगा, 1872 1872 में इसका प्रकाशन होता है। ये छपती है पहली बार, पब्लिश होती है। ये पहली बार था जब किसी ने तत्वों के अध्ययन के लिए एक अच्छी या बड़े पैमाने पर चीजों को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, ये कहाँ भाई, इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जनक। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव जो थे वो पीरियोडिक टेबल के फादर माने जाते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल सफल होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था एक चीज का। वो चीज क्या रही दोस्त, याद रखना। इनकी पीरियोडिक टेबल में सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाया, वो निभाया किसने? तो दोस्त याद रखना, इन्होंने दो तत्वों का अध्ययन किया। और उन दो तत्वों का अध्ययन किस बेसिस पर किया? तो याद रखना, रासायनिक गुण। उन दो तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को बनाने के लिए किन दो तत्वों का अध्ययन किया? तो दोस्त याद रखना, ठीक है, एक का नाम था ऑक्सीजन और दूसरे का नाम था हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो तत्वों का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। किस किस का? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम के दो तत्वों का अध्ययन किया। कितने तत्वों का? दो तत्वों का। तो एक तो ऑक्सीजन था भैया और दूसरा कौन सा था? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का अध्ययन करना ये इस चीज को सरल बनाता है। ठीक है, ठीक है। और आप बहुत गुस्सा, अरे दादा समझाया था वो मैंने, ठीक है। और अगर वो उस चीज को एक नॉर्मली वे में मैं समझाता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, अब किसी को बोलना मत, ठीक। ये लगा हुआ मुझे ऐनक, ये लगाता हूँ तो आपके कमेंट दिखते हैं मुझे क्लियर। अब मैं ये लगाता नहीं क्योंकि यहाँ है लाइट, लाइट इस पर रिफ्लेक्ट मारती है तो धुंधला दिखता है। अब मैं करता हूँ फिर ऐसी आंखें बड़ी आपके कमेंट पढ़ने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आंखें बड़ी करके सर गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मेरा यही काम है क्या, सवेरे सवेरे गुस्सा करना है? आओ इधर। इनके समय में टोटल एलिमेंट कितने हो गए थे? 63। अब देखो, इस आदमी ने बड़ी दिमाग की खाई, किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने सोचा कि यार ये जो न्यूलैंड है ना, ये बोल के गया था कि भविष्य में तत्व नहीं बढ़ेंगे। अब कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं होगी कि 4-5 साल ही तो निकले हैं यार, ठीक है। वो लगभग लगभग 1856 के आसपास बोल के गया है और मैं 1869 में दे रहा हूं, तो लगभग 10-12 साल के अंदर यार 7-8 एलिमेंट बढ़ गए।
तो जब 7-8 एलिमेंट बढ़ गए तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में और एलिमेंट भी बढ़ सकते हैं। तो भाई इसने सबसे पहली चीज क्या बोली पता है, मेंडलीफ ने कहा भाई साहब फ्यूचर में तत्व बढ़ेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, भाई साहब भविष्य में तत्व बढ़ेंगे। दूसरा, इस आदमी ने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ। इसने इसकी गलती से, वो कहते हैं ना कि खुद की गलती से सीखे उसे इंसान कहते हैं और जो दूसरों की गलती से सीखे उसे भगवान कहते हैं। तो भाई इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने देखा कि यार अगर ये द्रव्यमान के आधार पर जमा रहा है तो कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके बाद तो कोई एलिमेंट जम ही नहीं रहे इसके। तो उस ये चीज जब हम यहां पर देखें ने, तो दोस्त याद रखिएगा, इस आदमी ने क्या करा, इस आदमी ने दो तत्वों का अध्ययन कर लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कि इनका डिटेल अध्ययन कर लो कि कहीं परमाणु द्रव्यमान लागू नहीं होगा तो हम भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टी घुसा देंगे। तो इसके लिए दो तत्वों का अध्ययन कर, बड़ा दिमाग से खेल रहा है ये आदमी। तीसरी चीज, भैया इन्होंने भविष्य में तत्व नहीं खोजे जाएंगे इसलिए जगह नहीं छोड़ी। जैसे उत्कृष्ट गैस आ गई तो पहले के गुण फिर किसके समान होने लगे, नौवे के, तो अष्टक अष्टक ना रहकर नष्टक हो गया, नष्ट हो गया नियम। इस आदमी ने दिमाग से खाई, मेंडलीफ ने। इन्होंने कहा भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे, मैं उनके लिए खाली स्थान छोड़े देता हूं, मैं उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े देता हूं। तो भाई साहब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी। इनके समय टोटल 63 एलिमेंट थे। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या कितनी थी, पीरियोड कितने थे, ठीक है। तो आवर्त जो थे या पीरियोड जो थे, उन पीरियोड की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है। और ग्रुप कितने थे, समूह कितने थे, तो ग्रुप की संख्या 8 थी। तो 7 पीरियड और 8 ग्रुप इनके द्वारा दिए गए, 7 पीरियड और 8 ग्रुप जो थे वो इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए, दिए गए। अब दोस्त यहां देखो, ये इनकी पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीफ की। सर ऐसी हमने ये तो वैसी देखी है सर, वो आधुनिक आवर्त सारणी है जो आपके पास में, ये मेंडलीफ की ऐसी ही थी। देखो यहां पर पहला तत्व इनका कौन सा था, हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन, ठीक है। और अंतिम तत्व ये यूरेनियम था। लास्ट एलिमेंट कौन सा था, यूरेनियम, 238। अब देखो परमाणु क्रमांक है ही नहीं, तो देखो ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये तीन का एक आठवां ग्रुप था। और ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाली एक 7, 7 आवर्त और इन्होंने क्या दिए, याद रखिएगा 8 ग्रुप दिए। ये पीरियोडिक टेबल थी। ये खाली डब्बे इस चीज को दर्शा रहे हैं कि भविष्य में तत्वों की खोज होगी और वो तत्व यहां पर रखे जाएंगे। तो इन्होंने तत्वों के लिए क्या छोड़ दिए, फ्री स्पेस दे दी, खाली स्थान छोड़ दी। और ये खाली स्थान छोड़ना इस बात को इंगित किया गया क्योंकि यहां पर तत्व बाद में भरे गए। चलिए आइए, आप जल्दी जल्दी बेटा, मैंने अभी तक 10 स्लाइड भी नहीं पढ़ाई है ना, और इतनी स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरी इस बात को समझिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आप साथ में नोट्स बनाते हैं, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में न लिख करके आपकी जो खुद की भाषा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप उसमें लिख लीजिए, आप इंग्लिश के हैं तो उसमें लिख लीजिए, दोनों में मत लिखिए, क्योंकि उसमें समय लगता है और इतना समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा अभी, ठीक है। आप खुद भी जानते हैं कि आपकी एग्जाम नियर बाय है, पास में है, तो आप अभी इनकी, है ना भैया, सीधी सी बात है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ। चलिए यहाँ देखिए, आवर्त सारणी की विशेषताएं, तत्वों को आवर्त तथा समूह में विभाजन करना, डिवीजन ऑफ एलिमेंट। देखो अब आवर्त क्या होता है, कभी आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे देखिएगा, ऐसी जो लाइनें आपको दिखती हैं, ठीक है, इन लाइनों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। पीरियोड कहा जाता है। फिर आते हैं ग्रुप, हिंदी में इन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। ये जो लाइनें होती हैं ये ऊपर से ऐसी दिखती है नीचे की ओर। इस तरह से, तो कुछ लाइनें ऊपर से नीचे की ओर, कुछ इस तरह से, ये आपके होते हैं भैया आवर्त और समूह। अन्य तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया, भाई साहब इनकी सबसे अच्छी विशेषता थी, इन्होंने दूसरे तत्वों के लिए क्या छोड़ा, स्थान छोड़ा, ठीक है।
बढ़िया। तो पहली चीज हो गई कि इन्होंने तत्वों को काई में बांटा भाई, ग्रुप, और किस में बांटा, पीरियड के अंदर। दूसरे तत्वों के लिए जगह छोड़ दी। देखो आ गया ना मेन फंडा। अगर ये गलती नहीं सीखते किससे भैया, न्यूलैंड से, अगर ये बात नहीं सीखते कि दूसरे तत्वों के लिए जगह छोड़नी है, तो आज कितनी दिक्कत वाली बात होती इनके लिए, कतई जहर होता। क्योंकि भैया तत्व तो इनके बाद भी खोजे गए। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे लोगों से भी हमें सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम में प्रश्न आता है कि गैलियम के लिए जगह किस नाम से छोड़ी गई, है ना, इका एल्यूमिनियम के नाम से। स्कैंडियम के लिए जगह किसके नाम से छोड़ी गई, इका बोरोन के नाम से। ठीक है। जर्मेनियम के लिए जगह किसके नाम से छोड़ी गई, सिलिकॉन। ये वो तत्व हैं जिनकी खोज बाद में की जाती है। कब की जाती है, बाद में। तो ये बाद में डिस्कवर किए गए, लेकिन इनके लिए जगह भाई साहब ने पहले ही छोड़ दी थी। मेंडलीफ के अनुसार निकट भविष्य में तत्व बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ एलिमेंट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर या नियर फ्यूचर। भैया इनके लिए जैसे इका बोरोन के नाम से स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ी, है ना भैया, इका एल्यूमिनियम के नाम से गैलियम के लिए जगह छोड़ी, और इका सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम के लिए जगह छोड़े। ये जगह छोड़ना इस बात को इंगित करता था, ये जगह छोड़ना इस बात को दर्शाता था कि भविष्य में तत्व भैया 100% खोजे जाएंगे, तत्वों की संख्या बढ़ने वाली है। तत्व क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी तक सभी जितने भी तत्व आए, चाहे लेवाइसियर ने धातु अधातु में बांटा हो, है ना, अब भैया डॉबेरिनर के ट्रायाड हो, न्यूलैंड का अष्टक हो, या फिर मेंडलीफ हो। ठीक है। तो दोस्त याद रखिएगा, इस बेसिस पे अगर बात की जाए तो ये जो है आपका, दोस्त याद रखिएगा यहां पर, इसे हम कह सकते हैं कि अभी तक परमाणु क्रमांक की खोज ही नहीं हुई। बोरोन क्या है, बोरोन एक उपधातु, एक तत्व है। जैसे हाइड्रोजन होता है, लोहा होता है ना, वैसे बोरोन होता है। तो बोरोन बाद में खोजा गया, है ना। उसके लिए बोरोन बोरोन जो था वो तत्व था, बोरोन के नाम से जगह छोड़ी गई थी, इका बोरान के नाम से। किसके लिए जगह छोड़ी थी, किस तत्व के लिए, स्कैंडियम के लिए। इका एल्यूमिनियम नाम से जगह छोड़ी गई थी, एल्यूमिनियम नामक तत्व था, किस नाम से, गैलियम। देखो इन्हीं के नाम से क्यों छोड़ी गई, क्योंकि जैसे ये स्कैंडियम था, इसकी समानता बोरोन से मिल रही थी, गैलियम की समानता एल्यूमिनियम से मिल रही थी, जर्मेनियम की समानता सिलिकॉन से मिल रही थी। तो इस कारण से इका, इका का मतलब फ्री, मतलब खाली स्थान, तो इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, इका बोरोन के नाम से जगह इन्होंने छोड़ दी। चलिए फिर आते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण बिंदु। इनके समय टोटल एलिमेंट्स की जो संख्या थी वो कितनी थी, 63 थी। इनके समय आवर्त 7 थे और ग्रुप 8 थे, है ना, कितने थे, 8। लेकिन नोबल गैस की खोज सन 1900 में होती है, उसके बाद 9 हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो दो चीज होती है कि इन्होंने कितने दिए, तो इन्होंने 8 ही ग्रुप दिए। बाद में आप उनमें एक ग्रुप और बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमसे पूछते हैं कितने ग्रुप थे, तो 8 थे, है ना। निष्क्रिय नोबल गैस की खोज बाद में होती है, इनर्ट गैस की, और इनर्ट गैस की खेज, है ना, खोज बाद में होती है। इसके कारण से जो ग्रुप होते हैं वो बढ़कर कितने हो जाते हैं, 9 ग्रुप हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 9 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है। क्या यहाँ तक सभी मेरे साथ हैं, क्या यहाँ तक पढ़ाई गई चीजें क्लियर हैं, बता दीजिए एक बार। हाँ, यूरेनियम का उपयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में, अभी पढ़ाएंगे वो हम आप। चलिए दोस्त, फिर आज के लिए इतना बहुत है। कल से हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।